गाइस आई एम लाइव, जस्ट चेक ऑडियो वीडियो सब सही है क्या बता दो। लेट्स कंप्लीट सैलरी वाला पार्ट टुडे। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा सैलरी वाला पार्ट। जस्ट चेक ऑडियो वीडियो सब सही है क्या। ऑल गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अटेंडेंस क्या तुम्हारा गिरते जाता है रे। चलो, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम करने वाले हैं सैलरी का रिमेनिंग पार्ट 3 विच इज़ ऑल गोना गेट ओवर नाउ, राइट। सो सैलरी का पार्ट 3 हमें ख़त्म करना है, तो हम आज ख़त्म हो ही जाएगा, अभी ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, यस। सो टारगेट लिखने से चालू करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमारे मार्क्स का, हमें इनकम टैक्स में कितने मार्क्स लाने हैं, तो फटाफट फटाफट बताएंगे। सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलो चलो चलो, वी कैन डू इट। टैक्स इज ईजी, टैक्स इज स्कोरिंग, टैक्स इज मज्जा, हम कर सकते हैं। सैलरी के चैप्टर का रिवीजन चल रहा है हमारा, वो कंप्लीट करेंगे आज। प्रैक्टिस बैच सैलरी का कब होगा। अब सैलरी का थ्योरी करने के बाद कल से चालू होगा। थैंक यू। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, बट जस्ट हल्का सा ऐसे अभी ऐसे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोल्ड जैसा, बट आई एम ऑल गुड। Okay, so here let's go with salary. ठीक है, चलो। आज 7:30 to 9:30 की क्लास नहीं होगी। प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन मिल सकते हैं। हाँ, रेडी है। एंड में बोलना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, मुझे सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने कहाँ लिखा है एक बार जस्ट चेक करने दो। Yes, so this part I had to explain you. Let me understand, let me explain you this very part very properly, right? So let's get started now from here. हाँ, तो some perquisites are exempt from tax. Let me just tell you. Yes, thank you Deepika. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। कुछ परक्विजिट्स हमने पढ़ लिया है। परक्विजिट्स काफ़ी सारे पढ़ के हो गए, बहुत थोड़ा ही पार्ट बचा है, बट कल नहीं हो पाता था कंप्लीट, इसीलिए अभी कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे अभी हम। यस, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझना है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि सम परक्विजिट्स आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। हाँ, तो ये मैं जो बोल रही हूँ ना आपको, ये जो 7.5 लाख वाला परक्विजिट है, ये मैं आपको रेगुलर क्लास का वो पार्ट डाल देती हूँ, तो you guys can do that and you can go through that, right? Now some perquisites are exempt from tax. Let's read from Raman. इसमें आपको याद रखना है कि perquisites like free telephone, subsidized telephone, reimbursement of telephone bills, mobile bills, ये सारे perquisites क्या है, ये सारे perquisites exempt from tax है, बराबर है। yes, अब इसमें और भी कुछ perquisites है जो exempt हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस पेड फॉर द एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली इज exempt,
टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जम्प्ट। ये अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यस तो ये कुछ परक्विजिट्स है जो आपको याद रखना है। उसमें मैं बता दूँ, कार का ना, जब हम कार इज़ यूज ओनली फॉर जर्नी फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस। तो कंपनी की गाड़ी आती है, आपको पिकअप करती है अलॉन्ग विद ड्राइवर, एंड पिकअप फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस एंड रेसिडेंस टू ऑफिस, राइट। सो ये जो होता है, ये जो परक्विजिट है, दिस इज़ फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो ये वाला जो कार का परक्विजिट है फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको रिमोट एरिया में मिलता है तो एग्जाम्प्ट होता है। माइनिंग जहाँ पे चल रहा है उसके आसपास मिलता है तो ये 800 स्क्वायर फीट तक होता है, तो ये क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। ये जो है फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, ये 28 डिलीट कर देंगे। इफ़ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, लेटेस्ट में आईसीआई ने उसको ऐसा नहीं किया था सॉल्व, एक हाथ उनके कोई पेपर में। तो टिल द टाइम वी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी फॉलो व्हाट आईसीआई डज, राइट। सो ये वाला आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडाइज टी कॉफ़ी एग्जम्प्ट है, ये हमें पता है। सब्सिडाइज टेलीफोन, रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स इज एग्जम्प्ट। नाउ एक पार्ट हमें जो समझना है, अब मैं कार वाला परक्विजिट बताती हूँ, मोटर का फैसिलिटी का, एंड देन आई विल टेल यू टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ये एग्जाम परक्विजिट है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। Now you should just know that employer pays, अब employer pays tax, एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा है, पेज टैक्स, कौन से टैक्स, ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। सो एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। तो एम्प्लॉयर इज पेइंग टैक्स ऑन व्हाट बेटा, ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। सो एम्प्लॉयर इज पेइंग टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। तो क्या होता है, तो ये है, दिस इज डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर, इट इज़ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयर, it's a disallowable expenditure for employer. Now it's a disallowable expenditure for employer, this is disallowable under section 40 small a, okay, this is disallowable। आज एकदम 50% अटेंडेंस है, टाइमिंग चेंज किया इसलिए। इट इज़ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर, बराबर है, इट इज़ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। नाउ तो जब कोई खर्चा डिसअलाउबल हो जाता है, इन इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर हैज़ पेड टैक्स ऑन दिस, उसको ये खर्चा अलाउ नहीं हुआ, और जब खर्चा अलाउ नहीं हुआ तो हु इज पेइंग टैक्स ऑन दिस, इट इज़ द एम्प्लॉयर हु इज पेइंग टैक्स ऑन इट। सो टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, तो ये क्या है, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, इट्स अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 40A। दैट मीन्स ही इज इनडायरेक्टली पेइंग टैक्सेस, so he is indirectly paying taxes, so that is why जब ये एम्प्लॉई के व्यू पॉइंट से बात करेंगे, ओके, फॉर एम्प्लॉई इट इज़ अ बेनिफिट, कि मेरा टैक्स कौन पे कर रहा है, फॉर एम्प्लॉई इट इज़ अ बेनिफिट, but it is exempt perquisite। फॉर एम्प्लॉई इट इज़ अ बेनिफिट बट इट इज़, ये क्या है, फॉर द एम्प्लॉय इट इज़ अ बेनिफिट बट इट इज़ अ एग्जाम परक्विजिट। तो ये बेनिफिट है लेकिन ये एग्जाम परक्विजिट है। मेरा टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कौन सा टैक्स, ये ट्रीटमेंट दोनों किसके लिए है, एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। तो एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा है, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। तो जब नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स का टैक्स पे किया तो ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता है, तो ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता है। समझ में आ रहा है क्या, तो ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता है। यस, अदर टैक्सेस अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। अदर टैक्सेस, then it is employer's expenditure and for employee perquisite। एक सेकंड ना, हाँ।
यस, तो एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट हियर? क्या किसी को कोई डाउट है क्या? यस, तो इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया क्या? यस, अब अगले पार्ट पे जाते हैं। अब मैं कार वाला फैसिलिटी आपको दिखाती हूँ। मैम, एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर टैक्स, एनी अदर इनकम टैक्स अदर देन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। प्रोफेशन टैक्स कल ने क्या किया? चंद्र प्रकाश मित्तल, प्रोफेशन टैक्स एग्जाम्पल है। कोई और भी टैक्स मेरे लिए पे किया, वो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा होता है और मेरे लिए परक्विजिट होता है। सिर्फ कौन सा टैक्स? नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स पे किया तो उल्टा ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर वो डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर है 40B में, एंड प्लस वो फिर एक एग्जाम परक्विजिट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो ज़रा। नहीं तो आई गो अहेड। कैसे रे तुम अटेंडेंस कम करते, मेरे को समझता नहीं है इनका। आगे जाएंगे। अब देखो परक्विजिट मोटर कार की करेंगे। मोटर कार का जो परक्विजिट है यहाँ से कर लेंगे। आजकल देखा गया है कि कार ओन बाय द एम्प्लॉय पे भी 1-2 सवाल आए। लास्ट ही इसमें मैंने RTP या पेपर में देखा था, सवाल आया हुआ था। तो आपको तो ये लर्न करना ही है। अब इसमें कैसे आपको लर्न करना है? हर बार आपको खुद को बताना है गाड़ी किसकी है, ओनर कौन है और यूज़ क्या हो रहा है। सो गाड़ी किसकी है, ओनर कौन है और उसको यूज़ कौन कर रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट केस में क्या है। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मैम, ये एम्प्लॉयर को अलाउ हो जाएगा क्या? ये मतलब क्या? मैम, नॉन मॉनिटरी एग्जाम टैक्स एग्जाम्पल, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मतलब मैंने तुमको घर प्रोवाइड किया, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन तुमको प्रोवाइड किया, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट तुमको घर प्रोवाइड किया, उसका तुम्हारे हैंड्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट टैक्स होगा। उस पर जो टैक्स आ रहा है वो भी मैं पे कर रही हूँ, मतलब मैं तुमको परक्विजिट तो दे रही हूँ, उसका टैक्स भी मैं पे कर रही हूँ। देन इट इज़ गोइंग टू बी अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर मी। समझ में आया क्या? हाँ पूजा, दिस ऑल्सो यू। हाँ, प्रोफेशन टैक्स अलाउ हो सकता है या बिस्मिल्लाह। यस ओके। अब आगे जाएंगे। हाँ, कार के बारे में पढ़ेंगे। अब कार के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुन लेना ज़रा, ठीक है। कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। गाड़ी किसकी है? इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। सो गाड़ी किसकी है? इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है। अब एम्प्लॉय का यूज़ क्या है? ऑफिशियल यूज़ के लिए करेगा। सो अगर वो किसके लिए यूज़ करेगा? ऑफिशियल यूज़ के लिए। सो इफ़ यू यूजेस फॉर कंप्लीटली ऑफिशियल यूज़ देन इट इज़ नॉट अ परक्विजिट। सो यू यूज़ इट फॉर ऑफिशियल पर्पज ना, देन इट इज़ नॉट अ परक्विजिट। बट इफ़ यू यूज़ इट फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़, देन इट इज़ अ परक्विजिट। क्योंकि गाड़ी मेरी है एम्प्लॉयर की, लेकिन यूज़ तो कर रहा है और पूरा पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। देन वॉट एवर, और उसका ना सारा खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ये तो वो भी एस्पेक्ट्स होते हैं कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है, यूज़ एम्प्लॉई कर रहा है, और खर्चा जो है वो कौन कर रहा है, और खर्चा जो है वो कौन इनकर कर रहा है? खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है। व्हेन एम्प्लॉयर इज इनकरिंग द एक्सपेंसेस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द यूज़, पर्पज़ क्या है, हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें। अगर आप वो कार ऑफिशियल यूज़ के लिए, सो इफ़ यू आर यूजिंग द कार फॉर व्हाट पर्पज़? ऑफिशियल यूज़, देन इट इज़, if you're using it for official use, then what is it? It is going to be a exempt, it's not a perquisite क्योंकि benefit ही नहीं है। But I use company's car, company is bearing all the expenses for fully personal use, बाबा रे बाबा, then it is completely a perquisite। Then what is happening? Then it is completely a perquisite। And if it is a perquisite, then I have to calculate how much is the perquisite। So perquisite is जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार। ये 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार कहाँ से आया? ये 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ द कार इज कॉस्ट ऑफ द कार इज यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स असेट। सो गाड़ी कंपनी के, उसका 10% ऐड करेंगे। अच्छा, गाड़ी कंपनी की नहीं है, उन्होंने रेंट पे ले लिया, तो उसके जगह हायर चार्जेस ऐड करेंगे, माइनस अमाउंट रिकवर्ड। अब ये आपको लर्न करना है O+P। ये बहुत बार पूछा जाता है O+P। O+P में क्या होता है? O+P में है ऑफिशियल यूज़ भी है, पर्सनल भी है। अगर आप कंपनी की गाड़ी ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो इज़ दिस अ परक्विजिट? नो। अगर आप कंपनी की गाड़ी ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो क्या ये परक्विजिट है क्या? तो आंसर इज़ नो, दिस इज़ नॉट अ
perquisite, करेक्ट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे गाड़ी के ऊपर आपको प्रिज्यूम किया जा रहा है कि इतना परक्विजिट होगा और इतना परक्विजिट नहीं होगा. सो इफ़ द सीसी ऑफ द कार इज़ अप टू 1600 सीसी, ओके, इफ़ द सीसी ऑफ द कार इज़ अप टू 1600 सीसी या 1.6 लीटर्स, मतलब छोटी गाड़ी, और अबाव 1600 सीसी या अबाव 1.6 लीटर्स, तो अप टू 1.6 लीटर्स इट इज़ अज्यूम दैट परक्विजिट इज़ 1800 पर मंथ एंड यू विल एड एडिशनल 900 पर मंथ इफ़ अ ड्राइवर या शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. एंड अबाव 1600 सीसी या 1.6 लीटर्स आप देखोगे इट विल बी 2400, it will be 2400 per month plus 900 per month in case of a driver or a chauffeur. आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जो पढ़ा रही हूँ पहले उस पर फोकस कीजिएगा, एंड में मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करूँगी. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी पढ़ने पे फोकस कीजिए, बीच बीच में डाउट्स मत भेजिए दूसरे, मैं सॉल्व करूँगी डाउट्स. रवीना, यू कैन कॉन्टैक्ट एट 9112114653. ओके बेटा. अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये भी आजकल पूछना चालू किया है. सो लास्ट एग्जाम में ये भी दिखा था, अगर गाड़ी जो है इट इज़ ओन, सो ये जो कार जो है इट इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉई एंड एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर. सो गाड़ी मेरी गाड़ी है बट कंपनी खर्चा दे रही है. सो कंपनी वाला सिर्फ तेरी कार लेके आ, पेट्रोल मेंटेनेंस सब कर देंगे, हम कर देंगे. सो अगर मैं मेरी गाड़ी ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो क्या कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं, उल्टा मेरा नुकसान है, मेरी गाड़ी यूज़ हो रही है. उसके आगे एक्चुअल, अगर फुली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ होता है तो क्या होता है, प्राइवेट पर्पस के लिए जब यूज़ होता है तो एक्चुअल खर्चा माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई. O+P में आपको लर्न करके जाना पड़ता है कि अप टू 1600 सीसी या 1.6 लीटर्स एक्चुअल खर्चा माइनस 1800 पर मंथ, शॉफर का होगा तो माइनस 900 पर मंथ भी करना पड़ेगा. अबाव 1.6 लीटर्स क्या होता है, एक्चुअल खर्चा माइनस 2400 पर मंथ, माइनस 900 पर मंथ इन केस ऑफ अ शॉफर दैट इज़ अ ड्राइवर. ये सब हमें करना होता है. कार इज़ ओन्ड बाय द ड्राइवर, सॉरी कार इज़ नॉट ओन्ड बाय द ड्राइवर, सॉरी, कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. कार क्या है, इट इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉई. सो कार एम्प्लॉयर की है, उल्टा हो रहा है, गाड़ी तुम्हारी है, खर्चा मैं ही किए जा रहा हूँ और मैं ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये परक्विजिट है क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं आता परक्विजिट का. अब प्राइवेट, पर्सनल या फुली पर्सनल है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इफ इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर प्लस हायर चार्जेस इफ द कार इज टेकन ऑन हायर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय. अप टू 1600 एंड अबाउ 1600 ये आपको लर्न करना पड़ता है. तो बेटा ये कुछ चीज़ है जो आपको लर्न करके जानी है, ठीक है. अब सिर्फ इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ. ये वाला पार्ट है O+P जहाँ कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये जो होता है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई ये डिडक्ट नहीं की जाती है. तो जब हम प्रिज्यूम करते हैं ना O+P में जनरली देखो ऑफिशियल यूज़ परक्विजिट होता ही नहीं, पर्सनल पूरा परक्विजिट है. बट जब O+P होता है तो जितना ऑफिशियल यूज़ है वो परक्विजिट नहीं है, पर्सनल वाला है. तो हम कितना परक्विजिट होगा ये अज्यूम कर लेते. तो एक बार हमने अज्यूम और प्रिज्यूम कर लिया तो उसमें से कहीं का कुछ भी लेस नहीं होगा. सो अमाउंट रिकवर्ड यहाँ पे हम लोग लेस नहीं करते. इस केस में अमाउंट रिकवर्ड इज़ नॉट टू बी डिडक्टेड, ये एक ही केस में. बाकी केसेस में अमाउंट रिकवर्ड माइनस हो सकती है. तो ये जो है थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है, ठीक है. कार में अभी आपको ये याद रखना है कि अगर गाड़ी और ड्राइवर आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑफिस टू घर एंड घर टू ऑफिस, देन इस केस में आपको ये परक्विजिट फुल्ली एग्जम्प्ट होता है. इन दैट केस द परक्विजिट इज फुल्ली एग्जम्प्ट. तो ये कौन सा वाला हो गया, मोटर व्हीकल वाला. कौन सा वाला हो गया, मोटर व्हीकल वाला. बराबर है. हाँ, एंड में आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको एडिशनल सैलरी में से सॉल्व करवा के चाहिए, एक्सप्लेन करके चाहिए, आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगी. अब मैं आती हूँ कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे. बराबर. अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यहाँ से नोट्स में से ही कराती हूँ, ठीक है. अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या करना है ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है. अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में से आपको क्या करना है. रिटायरमेंट बेनिफिट्स में देयर कैन बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में 3 रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको सीखने. पहला है ग्रेच्युटी, फिर होता है पेंशन और फिर होता है लीव सैलरी. सो ग्रेच्युटी, पेंशन एंड लीव सैलरी. फिर आता है एक VRS, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, और थोड़ा छोटा मोटा थ्योरी वाला पार्ट हियर एंड देयर दैट आई विल गेट इट डन. छोटा मोटा थ्योरी वाला पार्ट हियर एंड देयर दैट आई विल गेट इट डन.
अब देखो यहाँ पे फोकस करेंगे। आर यू ऑल रेडी? यस। अब देखो ग्रेचुटी दो टाइम पे मिल सकती है, एकदम ध्यान दो बेटा, ठीक है। ग्रेचुटी कैन बी रिसीव्ड ड्यूरिंग रिटायरमेंट और ग्रेचुटी कैन बी रिसीव्ड एट द ड्यूरिंग रिटायरमेंट, और ग्रेचुटी काम करते करते भी मिल सकती है। सो अगर आपको ग्रेचुटी काम करते करते मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो ग्रेचुटी दो प्रकार की है। ग्रेचुटी आपको एम्प्लॉयमेंट के टाइम भी मिल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेचुटी आपको कब दी जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट के टाइम दी जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेचुटी आपको कब दी जाती है? रिटायरमेंट के टाइम, ठीक है। हितेश तो कौन सी बैच का स्टूडेंट है? मतलब लाइव स्ट्रीमिंग, प्रैक्टिस बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच? हाँ। सो डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, ये जो है इट इज़ पेड वॉलेंटरीली। या तो मैं आपको ये वॉलेंटरीली पे कर सकती हूँ, या मैं किसी ग्रेचुटी एक्ट में कवर हूँ इसलिए मैं आपको ग्रेचुटी दे रही हूँ। इट कैन बी पेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी पेड ड्यूरिंग रिटायरमेंट। नाउ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो भी पेड किया जाता है इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। सो वॉट एवर ग्रेचुटी इज पेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, एंड वॉट एवर ग्रेचुटी इज पेड ऑन रिटायरमेंट उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? सो ग्रीन कलर में जो लिखा है इट इज़ अ ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, देन दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और जो ग्रेचुटी आपको रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा पार्ट होता है कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो आप एक्ट ने बोला आपको ग्रेचुटी देना है इसलिए आप ग्रेचुटी दे रहे हो। तीसरा है अदर्स, मतलब ना तो आप गवर्नमेंट हो ना तो आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो, बट फिर भी आप ग्रेचुटी दे रहे हो बिकॉज यू वॉलंटरीली यू वांट टू गिव दिस ग्रेचुटी, okay? Yes. Now if you're covered by you're a government employee, then whatever gratuity you are getting it is fully exempt from tax, right? So whatever gratuity you are getting it is fully exempt from tax. Then whatever gratuity you are getting it is fully exempt from tax. उसके आगे क्या है? Yes, if you are covered under the Gratuity Act, then exemption is least of the following. So if you are covered under the Gratuity Act, then the exemption is least of the following. Now ये देखो, अगर आप ग्रेचुटी में कवर्ड हो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके। कहाँ मिला आपको ग्रेचुटी? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। सो वॉट एवर ग्रेचुटी आई गेट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। ये क्या होने वाला? इट इज़ ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। अब ग्रेचुटी कब मिलेगा मुझे बेटा? अब ग्रेचुटी मुझे मिलेगा ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ठीक है। अब ग्रेचुटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट मिलता है तो इसके 3 पार्ट्स है। एक, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो याद रखना ये वाला जो ग्रेचुटी है इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट। तो ये वाला जो ग्रेचुटी है इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट। और अगर आप मान के चलो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, यू आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, you are covered under payment of gratuity act. Yes, then ये जो exemption है it is least of the following. फिर ये जो exemption है it is least of the following. अब ये payment of gratuity act में क्या होता है? एग्जम्पशन पूरा नहीं होता, इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। सो एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आप एक एक रामबाण सामने रखोगे और मुझे बताओगे इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो एग्जम्पशन है पहला अमाउंट है ग्रेचुटी रिसीव्ड, आपको जितना भी ग्रेचुटी मिला वो ग्रेचुटी रिसीव्ड। दूसरा अमाउंट है स्टैट्यूटरी लिमिट। सो व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ओवर हियर? कितना स्टैट्यूटरी लिमिट है? तो ये देखो यहाँ पे ना 2 अमाउंट्स लगभग सेम है, ये तीसरी अमाउंट अलग होती है, ये और ये इंपॉर्टेंट है। तो जितना ग्रेचुटी मिला वो, या एक स्टैट्यूटरी लिमिट है विच इज़ 20 लाख। सो एक्ट ने दी गई लिमिट है विच इज़ 20 लाख। अब जो तीसरा अमाउंट है ग्रेचुटी एक्ट में क्या बोलते हैं? मैम व्हाट इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट? फुल्ली टैक्सेबल। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वेदर यू आर गवर्नमेंट और यू आर नॉन गवर्नमेंट इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। बरोबर है का? यस। अब यहाँ पे देखेंगे, अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में एग्जम्पशन क्या होगा? पहला जो ग्रेचुटी मिला वो, या 20 लाख ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, बराबर है क्या? तीसरा ग्रेचुटी तीसरा जो है 15 डेज सैलरी। सो 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू मंथली सैलरी। सो जो भी आपकी मंथली सैलरी है तो ये 15 दिनों की सैलरी रिप्रेजेंट करती है, इनटू नंबर ऑफ
लेंथ ऑफ सर्विस बोल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ सर्विस। ना ध्यान देना यहाँ पे राउंडिंग ऑफ वगैरह कैसे है, पे अटेंशन, इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। अब ये जो मंथली सैलरी है, हाउ विल दिस सैलरी बी कैलकुलेटेड? यहाँ की जो सैलरी है इट इज़ बेसिक प्लस डीए। डीए नो डॉट डॉट डॉट, नो कंडीशंस, मतलब डीए विल ऑलवेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ सैलरी। ये डीए हमेशा ऐड होगा, वेदर इट इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी और इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी। सो इट इज़ बेसिक इज इक्वल टू सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए। सो सैलरी इज इक्वल टू व्हाट, बेसिक प्लस डीए। समझ में आ रहा है क्या सबको? ऑलवेज ना, वेदर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग। नाउ ये जो लेंथ ऑफ सर्विस है, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ विल हैपन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ का राउंडिंग ऑफ होगा इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। सो राउंडिंग ऑफ विल हैपन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ये जो डीए है, वेदर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, ये स्टार परफॉर्मर है इसका। सो ये आपको बहुत बार आता है, वेदर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग। सो वेदर डी इज फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी, ये हमेशा यहाँ आता ही है। अब आपको तीसरा पार्ट देखना है। अब जो तीसरा पार्ट है, यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स। अदर्स की कैटेगरी में मतलब क्या? अदर्स की कैटेगरी में मतलब यू आर नॉट गवर्नमेंट, यू आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देन यहाँ का जो एग्जाम्पशन है सेम इसके जैसे ही है, इसके पहले दो अमाउंट सेम है। तो यहाँ का जो एग्जाम्पशन है इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका जो एग्जाम्पशन है इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, 1 इट इज़ गुड्स रिसीव्ड, सॉरी गुड्स बोल रही हूँ, आई एम सो यूज टू जी मतलब गुड्स ऑफ जीएसटी, ओ माई गॉड सॉरी। इट इज़ ग्रेच्युटी रिसीव 2 20 lakhs. So what is this 20 lakhs? This 20 lakhs is also the statutory limit. So G is gratuity, 20 lakhs is the limit, and third amount क्या है? Third amount is 50 हाफ मंथ सैलरी। सो हाफ इंटू, यहाँ एवरेज वर्ड यूज़ किया है, हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। ये जो लेंथ ऑफ सर्विस लेंगे, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सर्विसेज है ये कंपलसरी कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स है। यहाँ पे कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स लेना है। अच्छा सुनना, बाद में बताती हूँ, चलो पहले ये ख़त्म करते हैं। यहाँ जो लेंथ ऑफ सर्विस आता है इसको क्या लेते हैं हम? कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं। सो मान के चलो यहाँ पे 38 ईयर्स 9 मंथ्स है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज 38 ईयर्स। बट यहाँ पे अगर 38 ईयर्स 9 मंथ्स है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज 39 ईयर्स। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ विल हैपन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ का जो सैलरी शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एवरेज सैलरी पहले समझना है। यहाँ का जो एवरेज सैलरी है, इट इज़ सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10। सो इट इज़ सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10, प्लस यहाँ पे जो सैलरी लेंगे दिस विल बी सेम लाइक HRA। तो ये सेम लाइक HRA वाला सैलरी है, मतलब B प्लस DA इंटू ब्रैकेट इफ डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस commission if received as a percentage of turnover. So commission if received as a percentage of turnover. Is that clear to everybody? So ये जो है ये होता है gratuity. So पहला है government, then है payment of gratuity act, and then है others. अब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रेच्युटी मिले तो ये क्या होगा? ये हमेशा टैक्सेबल होगा, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो आज आपको क्या करना है? आपको मैम इज रिटायरमेंट मंथ सैलरी कंसिडर्ड? नो, लास्ट वाली लेना, लेटेस्ट लास्ट मंथ के लेना, ठीक है? ठीक है क्या? यस। 10 एवरेज सैलरी इज ऑलवेज 10 मंथ्स की सैलरी, एवरेज सैलरी इज ऑलवेज 10 मंथ्स की सैलरी, ठीक है क्या? हाँ, तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? ग्रेच्युटी वाला पार्ट हो गया। ये क्योंकि लर्न करने में कॉम्प्लिकेटेड है, जनरली ICAI ऐसा फॉलो करती है, जब भी इसके ऊपर सवाल पूछते हैं तो बहुत सिंपल से सवाल पूछते हैं। ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन, इसके ऊपर सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो दैट इज़ वाई जनरली दे विल आस्क यू व्हाट ओनली सिंपल क्वेश्चंस ऑन दिस। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? बोलो तो।
आगे जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ रिटायरमेंट से बैक 10 मंथ्स लेना है। ओके, अब ध्यान देंगे। यस, बिफोर रिटायरमेंट वाला मंथ्स, यस राइट। ग्रेचुटी के बाद अभी क्या पढ़ेंगे? अब ग्रेचुटी के बाद पढ़ते हैं पेंशन। अब जो पेंशन होता है ये हमेशा रिटायरमेंट के टाइम ही मिलता है। पेंशन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशंस। मैम कमीशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सेकेंड वन। नो, अगर होता तो मैं बता देती। कमीशन नहीं इंक्लूड होगा, कमीशन बिल्कुल नहीं इंक्लूड होगा। ये लो, डन है, डन है। चलो अब मुझे स्टार्ट करने दो। नहीं, सेकंड वाले में नहीं होगा। यहाँ कहाँ कमीशन इंक्लूड हो रहा है? इट इज़ बेसिक प्लस डीए। यहाँ कमीशन के लिए कुछ नहीं, उप्स, इट इज़ बेसिक प्लस डीए। वहाँ कमीशन के लिए कुछ नहीं बोला है, बेसिक प्लस डीए है सिर्फ। ओके यस। अब मुझे क्या स्टार्ट करना है? चलो अब मुझे क्या स्टार्ट करना है? अब मुझे पेंशन स्टार्ट करना है। चलो, अब पेंशन 2 प्रकार के। यस, अब पेंशन कितने प्रकार के? 2। सो लेट अस स्टार्ट विथ पेंशन। पेंशन हाउ मेनी टाइप्स? पेंशन आर ऑफ 2 टाइप्स। ग्रेचुटी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी। एवरीथिंग कम्स अंडर सैलरी ना, एम्प्लॉयर दे रहा है ना ये, तो सैलरी में ही आएगा ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी सैलरी में आते हैं, ठीक है। सो पेंशन कितने प्रकार के? 2 टाइप्स ना। इफ पेंशन ये 2 टाइप्स के हैं, इसमें ऐसा होता है, देयर इज कम्यूटेड पेंशन, there is there is commuted pension and there is non uncommuted pension. So there is commuted pension and there is अनकम्यूटेड पेंशन, बराबर है ना। कम्यूटेड पेंशन इज लमसम पेंशन। ओके, सो मार्क करो, मेरे साथ नोट करो। चलो आखिरी में क्वेश्चन सॉल्विंग लेते हैं, डाउट सॉल्विंग आपका जो भी होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो कम्यूटेड पेंशन है इसको क्या बोलते हैं अपन? लमसम। इसको कम्यूट कर दिया मैंने, लमसम पेंशन बोलते हैं अपन इसको। और अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है पीरियोडिक पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है पीरियोडिक पेंशन। सो आपको ये पेंशन कैसे मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ मिलते जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक पेंशन, बराबर है। ये पीरियोडिक पेंशन, दिस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। सो ये जो पेंशन है दिस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। सो ये मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ जो पेंशन मिलता है ये क्या होता है? दिस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ वेदर यू आर गवर्नमेंट और यू आर नॉन गवर्नमेंट, ये जो हमेशा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आपको 20,000 पर मंथ पेंशन मिल रहा है, तो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। यू आर गेटिंग इट 20,000 पर मंथ, देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, बराबर है। यस। अब मैं बात करूँगी कम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन को हम वापस डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। ये जो कम्यूटेड पेंशन है इसको लमसम पेंशन बोलते हैं। इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में। कोई बात नहीं, क्लास मिस हो गई, फटाफट वर्तिका तो कर ले, हो जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर ले तो आ जाएगी यहाँ तक। अब लमसम पेंशन, बट आई एम अपसेट यार, आज अटेंडेंस कम है। कल फिर भी शाम को अच्छा था, अब भी क्यों अटेंडेंस कम है? चलो कोई बात नहीं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग इट आफ्टरवर्ड्स। डू लेट मी नो इफ यू आर वॉचिंग इट आफ्टरवर्ड्स। यस यस। देखो टारगेट है, मिशन है, May 25 का एग्जाम क्लियर करना है, बिल्कुल क्लियर करना है, रैंक लेके आना है। एनीबडी हु इज ट्राइंग टू वर्क फॉर अ रैंक, लेट मी नो, यू हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बराबर है। तो आपको नहीं नहीं नहीं, अटेंडेंस मत बढ़ाओ, मुझे वो तुम्हारा झूठा मोटा अटेंडेंस नहीं चाहिए, एक लैपटॉप से एक इधर से। आई एम कंसर्न कि उतने बच्चे होने चाहिए, स्टूडेंट शुड सिट एंड वॉच दिस लेक्चर, दैट्स द ओनली कंसर्न, राइट। आपको रैंक अचीव करना है तो आप बता दीजिए। हाँ, चलो अब सुनते। अब देखो लमसम पेंशन। अब लमसम पेंशन क्या होता है?
अब लमसम पेंशन क्या होता है? लमसम पेंशन में बात ये होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है, मैम टिप्स टू गेट अ रैंक आफ्टरवर्ड्स, आई टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, आई टॉक अबाउट इट, ओके। नाउ यू हैव लमसम पेंशन जो होता है गवर्नमेंट का जो लमसम पेंशन होता है इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट। सो गवर्नमेंट का जो पेंशन होता है इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट। एंड नॉन गवर्नमेंट को जो पेंशन मिलता है, किसको? यस, नॉन गवर्नमेंट को जो पेंशन मिलता है, यहाँ पे फिर से होते हैं 2 पार्ट्स, यहाँ पे फिर से होते हैं 2 पार्ट्स। वेदर यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, सो यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी और यू आर नॉट, ओके। तो इसमें ऑप्शन क्या होता है? आपको ग्रेचुटी मिल रहा है और यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी। अब गवर्नमेंट का ऐसा इनकम टैक्स का मानना है, चल यार इसको ग्रेचुटी मिल रहा है, ऑलरेडी एक और रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो इसको कम एग्जम्पशन देते, सिर्फ 1/3 देते, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। सो कितना देंगे? 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। और यहाँ पे जो एग्जम्पशन है, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा तो हम बोलते चल यार इसको पूरा एग्जम्पशन दे देते, विच इज़ 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। सो दैट इज़ 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। सो आप कितना एग्जम्पशन दे देते हैं? 1/2 या 1/3। 1/2 50% होता है, 1/3 33% होता है। तो आपको कितना एग्जम्पशन मिलता है, वो आपको ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। तो आपका जो ग्रेचुटी है अगर मिल रहा है तो ऐसे याद रखो ना, आपको और एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, सो यू आर गेटिंग 1 मोर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो फिर हम क्या करेंगे? आपको 1/3 ही एग्जम्पशन देंगे, कम देंगे। लेकिन आपको दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हम ज़्यादा एग्जम्पशन दे देंगे, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 50%। ओह माई गॉड, यस। ये आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा, जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ से गो टू हेल, कम ऑन। सो ये हो गया नॉन गवर्नमेंट और ये हो गया गवर्नमेंट। इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, जो भी क्वेश्चंस नोट्स में है, मंजूषा में है, कर लो। मैम हमारे पास मंजूषा नहीं है तो आप मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल में क्वेश्चन पढ़ो और आप सॉल्व करो, ठीक है। मॉड्यूल में क्वेश्चन पढ़ो और आप ये सॉल्व करो, ठीक है। अब पेंशन हो गया। पेंशन 2 प्रकार का है, तो पेंशन एक्सप्लेन करके मेरा हो गया। अब पेंशन होने के बाद आखिरी पार्ट है लीव सैलरी। हाँ, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, यहाँ पे अगर पेंशन आपको आर्म्ड फोर्सेस से पेंशन इज रिसीव बाय फैमिली मेम्बर्स को पेंशन आर्म फोर्सेस से आता है, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। यस, तो यहाँ पे क्या होता है? पेंशन रिसीव फ्रॉम यूएनओ इज एग्जाम, पेंशन रिसीव बाय आर्म फोर्सेस फैमिली मेम्बर से पेंशन। सो सम पेंशंस, कुछ पेंशंस जो होते हैं वो क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। सम पेंशंस आर एग्जाम्प्ट। सो पेंशन फ्रॉम यूएनओ वाला, देन फैमिली पेंशन इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फैमिली पेंशन इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस। तो ये जो कुछ पेंशन ये क्या होता है? दीज पेंशंस आर एग्जम्प्ट। तो ये पेंशंस क्या होते हैं बेटा? दीज पेंशंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये जो पेंशंस होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब पेंशन हो गया, अब पेंशन हो गया। अब पेंशन होने के बाद हम क्या बात करेंगे? हाँ, पेंशन के बाद हम बात करेंगे लीव सैलरी। अब लीव सैलरी क्या होती है? जो सैलरी को हम इनकैश कर, लीव सैलरी मतलब जितनी एक्स्ट्रा लीव होती है उसको हम सैलरी में कन्वर्ट करते हैं या उस लीव को इनकैश करते हैं। सो इट इज़ आइदर लीव सैलरी और इट इज़ कॉल्ड एज लीव इनकैशमेंट। अब ये दोनों तरफ से हो सकता है, ओके। ये कब हो सकता है? रिटायरमेंट के टाइम भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के टाइम भी हो सकता है। अब ये जो लीव सैलरी है, इफ़ इट हैपन्स ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, then it is going to be fully taxable. UNO, United Nation Organization, and this is after retirement के टाइम आपको मिल रही है। पेंशन का इंटरेस्ट आईओएस में आएगा ना, पेंशन पे थोड़ी इंटरेस्ट मिलता है, फैमिली पेंशन आईओएस में जाता है, ओके। हाँ, अब सुनना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट, लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला, अब वो किसी को भी मिलने दो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो नॉन गवर्नमेंट हो, इट इज़ फुल्ली
क्या होता है बोलो, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। और यहाँ आफ्टर रिटायरमेंट के टाइम अगर वो किसको मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसको मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो इफ़ इट इज़ गिवन बाय, किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या ये किसको मिलता है, नॉन गवर्नमेंट। अब लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो हम बोल देते हैं इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट को कुछ तो बेनिफिट्स दिए है ना, थोड़े बहुत बेनिफिट्स दिए। यहाँ पे इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जम्प्ट, एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वन, लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड। दूसरा, अमाउंट देखो कितना है, 3.5 लाख है क्या, स्टैट्यूटरी लिमिट बताओ मुझे, स्टैट्यूटरी लिमिट बताओ, 3.5 है, 3.5 है ना, 3, ओ ये बढ़ गया करेक्ट करेक्ट, 3.5 पहले था, 3 का भी 25 लाख हो गया, ओके ओके ओके, अभी 25 लाख हो गया, येस। सो नाउ इट इज़ 25 lakhs, 25 lakhs, येस। यहाँ पे भी 3.5 नहीं था, ठीक है चलो, 25 lakhs, येस। इट्स अ इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है, जो ये 25 lakhs का है, ये कितना हुआ है, 25 lakhs, येस। अब यहाँ पे देखेंगे 25 lakhs, तो आपको स्टैट्यूटरी लिमिट्स याद रखो, 20 lakhs फॉर ग्रेचुटी, 25 lakhs फॉर लीव सैलरी एंड पेंशन के लिए कोई ऐसा स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है, ठीक है। वीआरएस में 5 लाख है, रिट्रेंचमेंट में भी उतना ही है, सो वीआरएस में 5 लाख है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वीआरएस रिट्रेंचमेंट, बट हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अब देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इट इज़ फुल्ली एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वन इज लीव सैलरी रिसीव, देन 25 lakhs, देन यू फाइंड आउट 10 months इंटू एवरेज सैलरी, तो आप एवरेज निकालेंगे और उसको 10 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ, लीव एट क्रेडिट, मतलब जितनी छुट्टी है, ये लीव एट क्रेडिट का फंडा क्या एक्सप्लेन करती हूँ। लीव एट क्रेडिट बहुत बड़ा चैप्टर है रे, सैलरी पीजीबीपी जितने हैं, बहुत डिटेल में है। लीव एट क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। अब लीव एट क्रेडिट निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, ओके। लीव एट क्रेडिट निकालने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब ये लीव एट क्रेडिट निकालने के लिए आपको क्या रखना है याद, मैक्सिमम लीव इन अ ईयर, मैक्सिमम लीव इन अ ईयर कैन बी 30 days, यस। हाउ दिस लीव क्रेडिट क्या होता है बताती हूँ 2 मिनट रुको ज़रा, ठीक है। ऑफकोर्स सब साल का कंबाइंड लीव सैलरी इन ऑल द ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 25 lakhs, नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सारे एम्प्लॉईज, आप अलग अलग एम्प्लॉयर के पास काम करो तो कंबाइंड आपको 25 lakhs ही मिलने वाला है, एग्जाम्पशन का लिमिट, ये स्टैट्यूटरी लिमिट। मैक्सिमम इन लीव इन ए ईयर दैट इज अलाउड एज पर इनकम टैक्स, दिस इज एज पर इनकम टैक्स, करेक्ट। उसके बाद you have to consider completed number of years, you have to consider completed number of years। उसके बाद जो सैलरी है, सैलरी सेम लाइक HRA, सो सैलरी सेम लाइक HRA, मतलब बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन प्लस बेसिक प्लस DA if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if received as a percentage of turnover, बरोबर है का, यस। तो मैक्सिमम लीव इन अ ईयर हमने ले लिया, ये ले लिया। एवरेज सैलरी की मीनिंग सेम ही है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज सैलरी, इट इज सैलरी फॉर 10 months डिवाइडेड बाय 10,
इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब मैम लीव एट क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। देखो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव एट क्रेडिट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी अलाउड एम्प्लॉई लीव of 20 days per year. He worked for 28 years 9 months. ठीक है, ये एक फैक्ट। दूसरा, दिस इज द एग्जाम्पल, ये इस चीज़ का एग्जाम्पल दे रही हूँ। सही है क्या? सही है क्या? यस। अब ही टुक लीव ऑफ he took leave of 300 days. he took leave of 300 days, तो उसने टोटल लीव ऑफ 300 डेज लिया ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। मैम एज 15 भी आता है, हाँ आता है ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, बिल्कुल। इट इज़ कंपल्सरी दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। एज 15 में भी आता है, बिल्कुल आता है। yes, and you have no एज 15 in your syllabus. yes, now how do you calculate? see, what is the leave allowed? अब जो लीव अलाउड है, कंपनी कितनी छुट्टी अलाउ कर रही है मैम? 20 डेज। इज दिस 20 डेज विद इन द लिमिट ऑफ 30 डेज? येस। सो दिस इज 20 इंटू कंप्लीटेड नंबर ईयर्स लेना है, सो 28 ईयर्स। सो हाउ मच इज दैट कमिंग टू? 560 कुछ आ रहा है, 560 डेज बराबर। लेस लीव टेकन, तो इसने कितनी छुट्टी ली भाई साहब ने? इन भाई साहब ने छुट्टी कितनी ली? 300 दिन की, 300 डेज। हाँ एक्चुअली ना आपको बहुत राउंड ऑफ करके आएगा, मेरे जो अमाउंट से ऐसे ही मैंने ऑन द स्पॉट ले लिया। सो लीव एट क्रेडिट तो ऐसा नहीं आएगा आपको जनरली, हम 30s के इसमें लेना चाहिए हमने। हम चेंज करते कुछ फिगर्स, इसको 400 कर देते बराबर, और 1 मिनट, हाँ 400 कर देते। रुको ज़रा, 580 कर, 1 मिनट रुको। लेट्स से ही वर्क फॉर 29 ईयर्स। हाँ आपको राउंड ऑफ ही आता है, राउंड ऑफ करके ही आता है, आपको बहुत सिंपल करके ही आता है बेटा। कनन किधर है तेरा? कनन तेरा बर्थडे हो गया ना, हैप्पी बर्थडे ही। किधर है तेरे मार्क रामबाण के PDF तेरे पास क्यों नहीं है? ठीक है देखते हैं, तू बाद में बात कर। लीव टेक करना है वहाँ पे 560 माइनस, हाँ 1 मिनट, मैंने चेंज किया। मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि एग्जाम में आपको ये राउंड ऑफ करके ही आता है। ठीक है, ऑलरेडी आप ये पढ़ रहे हो तो आप थोड़ी मेहरबानी कर रहे हो है ना ICI के ऊपर, फिर नहीं तो क्या, फिर नहीं तो क्या। सो ये 580 आएगा, सो ये 580 आएगा। ये 400 मैंने बोला छुट्टी ले ली, तो फिर क्या होता है, ये 180 आया। सो 180 डेज़ की एक्स्ट्रा छुट्टी है जो आपने लेना चाहिए था बट लिया नहीं है। आप, कंपनी ने बोला था पूरे लाइफ टाइम 29 ईयर्स आपने काम किया, कंपनी ने आपको क्या बोला, पूरे 29 ईयर्स में आप 580 डेज़ की लीव ले सकते हो, बट आपने 580 डेज़ की लीव नहीं लिया, आपने सिर्फ 400 डेज़ की लीव ली। तो कंपनी ने आपको 180 डेज़ का, आपने एक्स्ट्रा काम किया तो कंपनी आपको क्या अलाउ करेगी, कंपनी आपको बोलेगी जो भी आपकी एक्स्ट्रा लीव है उसको इनकैश कर दो, इनकैश कर दो, दैट इज़ लीव एनकैशमेंट। कुछ कंपनीज बोलते नहीं नहीं छुट्टी तभी की तभी ले लो, कुछ कंपनी बोलती है नहीं ये छुट्टी लैप्स हो जाएगी या कैरी फॉरवर्ड होगी ईयर ऑन ईयर। कुछ कंपनी बोलती है नहीं आप अक्यूमुलेट करते जाओ, अक्यूमुलेट करते जाओ, जितनी एक्स्ट्रा छुट्टी आप इनकैश कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज लीव सैलरी। अगर आपको ये लीव सैलरी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही इनकैश करके दी तो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको ये लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम दे दी, रिटायरमेंट के टाइम दे दी, देन इट इज़ गोइंग टू बी मतलब ये टैक्स का वर्किंग आएगा। एम्प्लॉयमेंट के टाइम मिली तो फुल्ली टैक्सेबल, कोई लोडिश नहीं चाहिए अपने को। अब ये लीव एट क्रेडिट 180 डेज आ रहा है, देयरफॉर लीव, देखो यहाँ ना मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मंथली सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पे भी लीव एट क्रेडिट मुझे 180 डेज नहीं चाहिए, तो देयरफॉर लीव एट क्रेडिट इन मंथ निकालते हैं। सो कितने लीव एट क्रेडिट है आपके पास, कितनी एक्स्ट्रा छुट्टी है, 180 डिवाइडेड बाय 30, सो ये कितना आता है 6 मंथ्स। देन आई विल से 6 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय
एवरेज सैलरी। तो ये मैंने निकाला लीव एट क्रेडिट। तो ये लीव एट क्रेडिट जब निकालते ये हम मंथ्स में निकालते, तो हम ये लीव एट क्रेडिट कैसे निकालते हैं? इन मंथ्स। मतलब कैसे? लीव एट क्रेडिट इन डेज डिवाइडेड बाय 30। लीव एट क्रेडिट इन ये आपको इन मंथ्स कैलकुलेट करना है। तो जितनी भी डेज में है उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओ माय गॉड। हाँ, ये हो गया लीव सैलरी। बरोबर है क्या? यस। अब मैं एक्स्ट्रा जो कुछ चीज़ है अब मैं वो रामबाण से पढ़ती हूँ। नाउ देर आर सर्टन एक्स्ट्रा टॉपिक्स। नाउ व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा टॉपिक्स? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 minute. Before those extra points, I'll talk about standard deduction. I will talk about deduction under section 16(1)(a). Section 16(1)(a) talks about standard deduction. Here हुआ है super duper important amendment, extremely important amendment. ये अगर आप 115 बैक ऑप्ट कर रहे हो तो ये 75,000 हो गया है. Yes. So अगर if you are opting this has become 75,000 and out of back दिस इज़ 50,000. सो जो बच्चे ने मेरा ओल्ड किया हुआ है, आपने Jan 25 के लिए प्रिपेयर किया था बट May 26 में याद रखो ये अमेंडमेंट है. सो दिस इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट. सो एक्स्ट्रा ये अदर पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें आया स्टैंडर्ड डिडक्शन. फिर उसके बाद हमने ऑलरेडी कवर कर दिया सेक्शन 16(2), दैट इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस. दिस इज़ अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये किसको अलाउड होता है? टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. या इज इट अलाउड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नो, इट इज़ नॉट अलाउड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये किसको अलाउ होता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अलाउ होता है. हाँ, 1 मिनट. बैक और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगी. फिर आता है प्रोफेशन टैक्स. प्रोफेशन टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. यहाँ पे कुछ स्टार परफॉर्मेंस है कि प्रोफेशन टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया, ऑलरेडी डिस्कस. सो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एम्प्लॉयर pays your PT, it will first get added in salary because it is a perquisite, and then it will be allowed as a deduction under section 16(3) on payment basis. तो PT हमेशा is allowed on payment basis. तो इज़ दैट क्लियर? येस. बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला पार्ट विच इज़ द स्टैंडर्ड डिडक्शन. येस. सो फॉर May 25 115 बैक का 75,000 है. इज़ दैट क्लियर? बट आई हैव टेकन ऑलरेडी एन अमेंडमेंट लेक्चर, वहाँ पे ये मैंने कवर किया है. ओके. येस. अब ये हो गया स्टैंडर्ड मतलब डिडक्शंस की बात. अब कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है जो मैं रामबाण से पढ़ाऊँगी. अब जो थोड़े से ही पॉइंट्स है जो मैं रामबाण से पढ़ाऊँगी वो है VRS पढ़ लेंगे, वहाँ से रिट्रेंचमेंट पढ़ लेंगे, फिर 115 बैक के डिफरेंसेस पढ़ लेंगे, कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. प्लेस ऑफ एक्रूअल होता है सैलरी में. सो व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ एक्रूअल? Place of accrual is the place where service is rendered. So place of accrual is place where service is rendered. और फिर होता है profits in lieu of salary. हुश. फिर होता है arrears. Arrears of salary and relief. And relief. यस, एरियर्स ऑफ सैलरी. और फिर क्या होता है? रिलीफ. GST का कंपाइलर ओपन नहीं हो रहा है? हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? और स्केल ऑफ सैलरी. यस. और कुछ है क्या? बताओ कितना है. देखो मैम शेड्यूल में कैपिटल गेन नहीं आएगा ना, अगला शेड्यूल आगे देने वाली हूँ. तो शेड्यूल में बिल्कुल कैपिटल गेन भी आएगा, अगला शेड्यूल में आगे देने वाली हूँ. अब तक शेड्यूल यहाँ तक ही दिया है, ऑफ कोर्स कैपिटल गेन आएगा. सारे चैप्टर्स कराऊंगी. ऑल चैप्टर्स आई एम गोइंग टू कवर. ओके. सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल चैप्टर्स. ठीक है, ठीक है. तो मैं सारे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट. कुछ चैप्टर्स में क्या करूँगी, सफलता सीरीज़ का मैं बच्चे हुए कुछ चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स है तो मैं मैराथन ले लूँगी उसका. तो ऐसे नॉन स्टॉप एक ही इसमें या ऐसा कुछ करा के मैं उसका मैराथन ले लूँगी. बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या?
अयो मृणाल ने बोला की मैन इंश्योरेंस, देखो कितना चैप्टर है बड़ा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। की मैन इंश्योरेंस, ओ माय गॉड, देखो कितना चैप्टर बड़ा है। यहाँ आया VRS की कॉन्सेप्ट, फिर रिट्रेंचमेंट की, फिर 115 बैक का टेबल, प्लेस ऑफ एक्रूअल, फिर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी, स्केल ऑफ सैलरी, की मैन इंश्योरेंस। एक ही बार बता दो। ठीक है ठीक है, कुछ तो कराती हूँ, चिंता मत करो, कुछ तो कराऊंगी कैपिटल गेंस का, चिंता मत करो। ठीक है ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। करण बोल रहा है ओपन नहीं हो रहा है, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा पीयूष भी वही बोल रहा है, GST का ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, चेक करते चेक करते चेक करते। 80 CCD और CCH वाला भी बता दो। 80 CCD और CCH है ना, मैं डिडक्शन के चैप्टर में कवर करूँगी, यहाँ नहीं करूँगी। तो CCD और CCH में कहाँ कवर करूँगी? डिडक्शन के चैप्टर में कवर करूँगी। ठीक है, यस। अब सुनना, अब इसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो फटाफट करा देती हूँ। ठीक है, तो पहले की जैसे स्केल ऑफ सैलरी ना, स्केल ऑफ सैलरी क्या होता है? सबसे पहले मैं इसमें से जो करा रही हूँ तो उसको टिक करती हूँ, जो छोटे छोटे पार्ट से पहले वो कराती हूँ, फिर आखिरी में एक ही पार्ट बचेगा, बराबर है। तो बहुत बड़े चैप्टर से स्टार्ट किया मैंने, सैलरी, PGBP, IOS, आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट हेड्स आपके हो गए। सैलरी भी कराऊंगी, HP भी कराऊंगी, तो आप चिंता मत करो। ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एक साथ कहीं ना कहीं मैं करा दूंगी। अब आपको पहले मैं ये फिनिश करती हूँ, फिर आज का शेड्यूल बताती हूँ। सो लेट अस फिनिश दिस पार्ट नाउ। सो फर्स्ट, व्हाट इज स्केल ऑफ सैलरी, राइट? व्हाट इज द स्केल ऑफ सैलरी? ठीक है, अच्छा आज के ये लेक्चर्स मैं यहाँ पे भी डालती हूँ। ध्यान दो ध्यान दो। यस, स्टैम्प ड्यूटी का ATC में डिडक्शन मिलता है। अभी ध्यान दो, ये खत्म होने के बाद मुझे क्वेरी सॉल्विंग करना है, बराबर? हाँ, अब देखो स्केल ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट डू यू हैव? वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल ऑफ सैलरी। नाउ स्केल ऑफ सैलरी में क्या आता है? इट इज़ 50,000 डैश 1,000 डैश 60,000। सो 50,000 डैश 1,000 डैश 60,000. Okay, now what happens? It means starting salary 50,000 per month है, then after 1 year 51, then next year, second year, so after 2 years 52, डॉट 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 डॉट, जब तक 60,000 पर मंथ नहीं हो जाती। ओके, नाउ if you've joined on 1st Jan 24, so on 1st Jan 24 your salary would be 50,000 per month. The next change will happen after 1 year of joining. And what is this 1 year of joining? 1 second, what is this? 1 second. आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होने वाला है? 1st Jan 25 को, बैटरी लो, 1 सेकेंड, फर्स्ट Jan 25 को दिस विल बिकम 51,000 पर मंथ। देन 2nd Jan 26 को, तो एक साल, हर महीने नहीं बढ़ेगी सैलरी, हर साल में बढ़ती जाएगी। देन दिस विल बिकम 52,000 पर मंथ। लाइक दिस इट विल गो ऑन टिल यू रीच बेटा 60,000 पर मंथ। सो इट विल गो ऑन लाइक दिस टिल यू रीच हाउ मच? 60,000 पर मंथ। तो ये तब तक जाएगा टिल यू रीच व्हाट? 60,000 पर मंथ। इज दैट ओके विथ एवरीबडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सो ये हो गया हमारा स्केल ऑफ सैलरी। अब एरियर्स ऑफ सैलरी में मैंने क्लास में आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दिया है, मैं फटाफट से बता देती हूँ।
ठीक है। हाँ, अब ऑडियो रिकॉर्डिंग में कीमैन इंश्योरेंस का ये है, जब कंपनी कीमैन इंश्योरेंस लेती है, एक किसी व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, वी आइडेंटिफाई अ की पर्सन। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग से सुनोगे, आपको आ जाएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ, तो यू प्लीज लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड वालों को सफलता सीरीज या अमेंडमेंट बैच देखना है क्या? नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है नितिक, लेकिन तुमको एडिशनल प्रॉब्लम्स चाहिए तो प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चंस करने हैं तुमको, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा, कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है, आई हैव टेकन अ की पर्सन, और की पर्सन के लिए मैंने क्या किया है, की पर्सन के लिए मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ। सो जब मैं प्रीमियम पे करती हूँ, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर वो की पर्सन मेरी कंपनी छोड़ के चला गया तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं, जो पैसे मुझे मिलते हैं, इट इज़ माई बिजनेस इनकम, इट कम्स अंडर पीजीबीपी, ओके, यस। अब सैलरी में इसका क्या संबंध है, मैंने जिस एम्प्लॉय के लिए कीमैन इंश्योरेंस लिया, अब मुझे उस पर एकदम ट्रस्ट है, मुझे लग रहा है ये नहीं छोड़ के जाएगा, तो मैं जो कीमैन पॉलिसी है उसको दे देती हूँ। मैं बोलती हूँ आज से ये पॉलिसी तेरी, मैंने ना 4 प्रीमियम पे कर दिए तेरे लिए ना, मैंने 4 लाख का प्रीमियम पे कर दिया, इसके आगे का प्रीमियम भी तू पे कर, जब पैसा आएगा वो भी तेरा ही हो जाएगा। तो मैंने उसको फ्री में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, फ्री में क्या, मैंने तो उसको 4 लाख का प्रीमियम पे करके दिया। तो जो भी उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, उस दिन की वैल्यू होगी, वो उस व्यक्ति का फ़ायदा हो गया, एम्प्लॉई का। सो इट बिकम्स एम्प्लॉइज परक्विजिट। हाँ, तो अगर ये मैंने पॉलिसी उसको असाइन कर दी तो आगे प्रीमियम वो पे करेगा, ये उसका परक्विजिट हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर एम्प्लॉय को असाइन नहीं करी, मैं ही प्रीमियम पे करती हूँ, मैं ही करते जा रही हूँ, तो मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर, और जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो पैसे कंपनी को मिलेंगे, तो मेरे लिए इट इज़ अ बिजनेस इनकम। सो आई हैव गिवन अ वेरी नाइस ऑडियो रिकॉर्डिंग on this, so I am sure you will have to listen to this audio recording. जिनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसकी चिंता मत करो, आपको मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपको मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस भी हो गया। अब प्लेस ऑफ एक्रूअल, ये मैंने मेरे रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में रिवाइज किया है। सैलरी के लिए प्लेस ऑफ एक्रूअल इज प्लेस वे सर्विस इज रेंडर्ड। उसके बाद आपको ये समझना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर होता है और इंडियन सिटीजन एम्प्लॉई है, तो आप सर्विसेज कहीं पे भी रेंडर करो, ओके। सो यू मे रेंडर सर्विसेज एनीवेयर, द सैलरी विल एक्रू इन इंडिया। सो यू मे रेंडर सर्विसेज एनीवेयर, सैलरी कहाँ एक्रू होगी, द सैलरी विल एक्रू इन इंडिया। इज दैट क्लियर? यस। जो भी क्वेरीज है प्लीज, आई एम अबाउट टू फिनिश इट। सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है, ज़रा प्लीज थोड़ा सा मैं एंड में आपके सारे बाबा मैं आपके एंड में सारे क्वेरीज सॉल्व करा दूंगी, ठीक है क्या? ओके है, यस। अब ध्यान से सुन के लेना, यस। वेट, लेट मी जस्ट फिनिश, देन आई विल टेक योर क्वेरीज। प्रॉफिट्स इन ड्यू ऑफ सैलरी इज एनीथिंग दैट द कंपनी इज पेइंग टू यू, लाइक आपको एक एडिशनल चेक दे दिया, कुछ पैसे दे दिए आपको, एनीथिंग दैट द कंपनी इज पेइंग अदर देन ग्रेचुटी, अदर देन प्रोविडेंट फंड, अदर देन कीमैन, अदर देन HRA। तो ना आपके कुछ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मॉडिफाई किया, तो आपको कुछ कॉम्पनसेशन दे दिया, तो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपके लिए एक प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, एज फार एज इफ यू रिमेंबर द लॉजिक दैट एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज गोइंग टू बी anything from the employer to employee is going to be coming under salary. तो salary has different components, basic, wages, commission, leave salary, retirement benefits, आपका जो पेमेंट है, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर करे तो भी सैलरी में आता है, आपका एक्स एम्प्लॉयर करे तो भी सैलरी में आता है, आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर भी करे, पहले से आपको कुछ एडवांस में दे रखे बेटा, वो भी सैलरी में आता है। सो वेन एवर देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इट इज ऑलवेज गोइंग टू कम अंडर salary. So whenever there is relationship of employer and employee, it is always going to come under salary. Do you understand this? Yes. अब आगे देखो, तो एरियर्स ऑफ सैलरी बस अभी हो गया। अब एरियर्स ऑफ सैलरी और रिलीफ बताती हूँ। 115 बैक VRS, ठीक है,
चलो अब VRS पहले मैं रामबाण में जाती हूँ, फिर एरियर्स बता देती हूँ। अब मैं रामबाण ओपन करती हूँ, फटाफट VRS रिट्रेंचमेंट यहाँ से बता देती हूँ, ठीक है। आई एम देयर फॉर योर क्वेरी सॉल्विंग, डोंट वरी। स्केल, ठीक है। 115 बैक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल फॉर योर एग्जाम्स, ओके। तो ये आपके टेबल के लिए बहुत, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। अब आपके बैक और बैक अभी सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं आता, आपको बोल सकते कंप्यूट सैलरी इफ असेसी हैज़ टेकन 115 बैक, और कंप्यूट सैलरी इफ असेसी इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बैक। ना डेली अलाउंसेज या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज जो MPs को मिलता है उसका एग्जम्पशन बैक में नहीं मिलता, बट ओल्ड रेजिम में सच अलाउंस इज एग्जम्प्ट। सो डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो होता है, जो MPs को मिलता है, हाँ मुझे समझ में आ गया कि GST का कंपाइलर का PDF फाइल ओपन नहीं हो रहा है। डोंट वरी, वी विल लुक इनटू इट। डोंट वरी, आई विल लुक इनटू इट। ओ माय गॉड, राइट, ओ माय गॉड, राइट, लेट्स फोकस नाउ। अब देखो यहाँ पे है HRA का एग्जाम्पशन बैक में नहीं मिलेगा, ओल्ड रेजिम में आउट ऑफ बैक मिल जाएगा। LTC का एग्जाम्पशन 115 बैक में नहीं मिलेगा, आउट ऑफ 115 बैक मिल जाएगा। अब एग्जम्पशंस फॉर अलाउंसेस, अब एग्जम्पशंस फॉर अलाउंसेस होते हैं ना, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, सिटी, जो हमने सारे पढ़े, 2 कैटेगरीज, विथ एग्जाम्पशंस डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर एंड एग्जाम्पशंस नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। ये जो 2 कैटेगरीज के एग्जाम्पशंस हमने पढ़े अलाउंसेस, उसके बारे में समझ के लो। उस अलाउंसेस में ये TTDC है, सिर्फ ये वाले बैक और इसमें कॉमन है। TTDC में क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपका खर्चा हुआ, तो हम माइनस करते वो। सो ट्रैवलिंग अलाउंस कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी। इवन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो ब्लाइंड को मिल रहा है, ऑफिस टू रेसिडेंस, ऑफिस टू रेसिडेंस वो वाला, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पस, तो इसको मैंने बोला है TTDC। ये बैक में भी मिलेंगे, ये ओल्ड रेजिम विदाउट बैक भी मिलेंगे। बाकी सारे अलाउंसेज जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो बैक में 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड नहीं मिलेगा, बैक में हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस है। तो जो अलाउंस इज एग्जम्प्ट है ना 2 कैटेगरीज के, उसमें से सिर्फ आपको TTDC अलाउ होते बैक में, बाकी के बैक में अलाउ नहीं होंगे। TTDC ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, डेली, कन्वेंस फॉर ऑफिशियल पर्पस, ये ही 4 अलाउंसेज अलाउ होंगे, बाकी के अलाउंसेज अलाउ नहीं होंगे। बराबर है क्या? बराबर है क्या? ऑफ कोर्स कन्वेंस ब्लाइंड को नहीं मिलता बेटा, ट्रांसपोर्ट के वहाँ पे मैंने लिखा, देख ट्रांसपोर्ट के उधर है कि वो ब्लाइंड को मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस एंड रेसिडेंस टू ऑफिस, ये ब्लाइंड को मिलता है। बराबर है, बाकी वो किसी को भी ब्लाइंड को नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पस, कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पस ये भी नहीं है। बराबर है, ये भी बैक में, मतलब ये 4 ही मिलेंगे TTDC। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 75, ये तो अभी अमेंडमेंट हुआ है तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। PT का डिडक्शन नहीं मिलता बैक में, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो भी 75 मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, लेकिन अगर उसने बैक ऑप्ट किया तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं ले सकता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन वो नहीं ले सकता है। प्रैक्टिस बैच का क्लास आज है क्या? नहीं है, ये वो अपना थ्योरी ख़त्म होने दो तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस, मैं प्रॉब्लम्स शेयर कर दूंगी आपके साथ। ओके है क्या? हाँ, अब देखो एग्जम्पशन ऑफ ₹50 पर मील फॉर लंच फैसिलिटी। सो वो जो 50 रुपीज़ पर मील का एग्जम्पशन है वो बैक में नहीं मिलेगा, ओल्ड रेजिम में आपको मिल जाएगा। बराबर है क्या? आर वी ऑल ओके विथ इट? हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को ही मिलेगा ना? नहीं, वो जो ट्रांसपोर्ट ये वाला ना ना ना, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाला वो परक्विजिट है।
हाँ, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये ऑफिस और घर आने जाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, और ख़ास करके जो हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ है तो उनका कितना लिमिट है मुझे बताओ, उनका लिमिट कितना है बताओ, उनका लिमिट कितना है बताओ। उनका लिमिट कितना है बताओ, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना है लिमिट बताओ, 3200 पर मंथ। यस। अब सैलरी में अमेंडमेंट्स क्या हुए, सैलरी में अमेंडमेंट्स तो यही है मेन 75 एंड 50,000 का। अब सैलरी में एक और पार्ट है, वो क्या है, अग्निवीर और ये सब जो है, आई विल डिस्कस दैट विथ डिडक्शन। सो अग्निवीर दैट इज 80 CCH एंड 80 CCD, ये विल बी डिस्कस्ड विथ डिडक्शंस। ये किसके साथ डिस्कस होंगे, विथ डिडक्शंस। सो ये मैं किसके साथ डिस्कस करूँगी, जब मैं डिडक्शंस पढ़ाऊँगी तब डिस्कस कर लूँगी। सो ये कौन से चैप्टर में डिस्कस होंगे, ये डिस्कस होंगे विथ डिडक्शंस, करेक्ट है, टू बी डिस्कस्ड विथ डिडक्शंस। सही है, सही है, यस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मेरे अमेंडमेंट्स के जो नोट्स है वो भी आपको मिल गए होंगे ना। अमेंडमेंट्स देखो, प्रैक्टिस बैच में दिखाती हूँ अमेंडमेंट्स, सैलरी में क्या अमेंडमेंट्स है, तो जो ओल्ड बैच के बच्चे हैं आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सैलरी में आपको यही याद रखना है सिर्फ, iOS तो मैंने कवर कर दिया, कैपिटल गेन्स में विथ अमेंडमेंट साथ ही कवर करती हूँ, ठीक है। हाँ, PGBP हो गया, सैलरी में यही है। आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखा है कि नहीं देखा मेरा, सैलरी में यही है बस, ये मैंने कवर कर दिया अमेंडमेंट्स। तोशित इमीडिएटली सेंड मी योर नंबर, इमीडिएटली भेज। फाइनल के लेक्चर्स ले रही हूँ मैं, स्टार्ट कर रही हूँ, हाँ स्टार्ट कर रही हूँ। तोशित टेल मी इमीडिएटली योर कॉन्टैक्ट नंबर, इमीडिएटली गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, अभी टेक्निकल टीम तुमको कॉल करेगी, चिंता मत करो। बहुत मैस है मुझे पता है, बहुत मैस है मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ, एंड RFA का कैलकुलेशन अभी सिंगल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तोशित सेंड मी योर फास्ट, तोशित शर्मा, राइट, एक सेकेंड भेजती हूँ अभी उसको। अभी टेक्निकल पर्सन का मुझे कॉल आ रहा था जब मैं क्लास ले रही थी अभी, सो आई डिडंट पिक अप हिज कॉल, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। लेट अस जस्ट फिनिश दिस पार्ट। सो वी हैव जस्ट 10-15 minutes remaining, so it will get over. So now whatever is the remaining part, let me just tell you. फाइनल का लेक्चर PKD चैनल पे आएगा, ठीक है। व्हाट्सएप 9112114653 पे करना, ठीक है। अब सुनना आगे। हाँ, यहाँ से मुझे देखना है अभी आपको VRS और रिट्रेंचमेंट ही बताना है बस, तो यार इतना कुछ नहीं बचा है। कहाँ है, मुझे पेज नंबर बता दो ना VRS रिट्रेंचमेंट के लिए। हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, देखो कितने अच्छे से मैंने पढ़ सब दिया आपको। सी सो नाइसली आई हैव रिटन एवरीथिंग एंड गिवन यू, सब अच्छे से करके दिया है। बता दो अभी, चलो जल्दी। पेज 65, ओके कूल मेहुल, थैंक यू। आई विल कम टू पेज 65।
रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अब रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मीन्स अ कॉम्पनसेशन, आज तक इस पर मैंने सवाल नहीं देखा आप लेकिन कर लेना। सो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इज अ कॉम्पनसेशन पेड टू वर्कर्स लेबर्स इन फैक्ट्री, दिस इज पेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ये जो कॉम्पनसेशन है जितना इसका लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता है, इसका और वीआरएस का मैंने बोला था स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख है, ग्रेचुटी का स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख है और लीव सैलरी का स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बराबर है क्या? यस। अब देखो यहाँ पे ये जो है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मैक्सिमम 5 lakhs, तो ये रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। उसके बाद क्या है? दिस इज मैक्सिमम 5 lakhs, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। एंड देन यू हैव 3 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का एग्जम्पशन मिलेगा। अमाउंट रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जो मिला वो 5 लाख का स्टैट्यूटरी लिमिट, या अमाउंट कैलकुलेट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ओ माय गॉड, that is 15 divided by 26, so that is 15 divided by 26 into average salary of last 3 months, 3 मंथ्स का एवरेज लेना है। रिट्रेंचमेंट एक्ट बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सो दैट इज सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो इतना ही छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना है। और फिर आता है वीआरएस क्या होता है? एक स्कीम होती है। वीआरएस में एक स्कीम है, जैसे भारत फौज ने पूना में जो एक भारत फौज कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान किया था। तो ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट था, ओके, सो ये वीआरएस में उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट दे दिया। और ये रिटायरमेंट एक गवर्नमेंट के रूल्स है कि उन्हीं को दे सकते हो। जैसे ना यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, सी यू कैन गिव इट दैट द रिटायरिंग पर्सन जो है उसके वीआरएस की वजह से देयर हैज़ टू बी ओवरऑल रिडक्शन। ये उसी को दे सकते हो जो 40 ईयर्स की एज कंप्लीट कर दी है, ये उसी को दे सकते हो जिसने 10 साल से ज़्यादा आपके यहाँ सर्विसेज करी हुई है। तो ये जो वीआरएस स्कीम है, यहाँ वीआरएस ये शब्द होना ही चाहिए। ओके, अब ये जो वीआरएस के जो पैसे आपको मिले उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? आपको 20 लाख मिले, 25 लाख मिले, 30 लाख का वीआरएस मिला, तो एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1, हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस? सो ये जो वीआरएस है इसका एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1, व्हाट इज द एग्जम्पशन? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। तो पहला क्या है? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। फिर दूसरा क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन इज 5 lakhs विच इज द स्टैट्यूटरी लिमिट। सो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन है वो कितना है? 5 lakhs विच इज द statutory limit. And third is 3 months multiplied by salary per month into completed number of years. So it is 3 months multiplied by salary into completed number of years. और चौथा salary per month into number of balance of months of service. तो आपकी कितनी सर्विस बची है उसको मंथ्स में कैलकुलेट करना है और उसको सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आता है आपका वीआरएस। तो वीआरएस हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, बराबर है, सब कुछ हो गया। अब मैं आपको सिर्फ एक एरियर्स के रफ में स्टेप बताती हूँ। एरियर्स जो है ये आपको इससे एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा। एरियर्स के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा? एरियर्स के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। एरियर्स में क्या होता है? जनरली रिलीफ, यहाँ पे आपको रिलीफ मिलता है। ओके, रिलीफ फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी। सो आपको क्या मिलता है बेटा? रिलीफ फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी। रिलीफ फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी। सो रिलीफ फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी क्या है? आपको जनरली सैलरी शुड बी टैक्स। व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज? द बेसिस ऑफ चार्ज इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। सो बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? ड्यू और रिसीट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। सो सैलरी टैक्सेबल कैसा होना चाहिए? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो मान के चलो देयर इज एरियर्स ऑफ बोनस मिला। सो एरियर्स ऑफ बोनस बिलोंग करता है टू वेरी ओल्ड ईयर्स, बट वो मिला आज, तो मैंने एक्चुअली उसको टैक्स करना चाहिए, ये 6 years पहले का बोनस है। ओके, सो दिस एरियर्स रिलेट्स टू PY 18-19, but it is received in PY 24-25. So ideally I should have taxed, it should have been taxed in 18-19, but I did not tax it in 18-19 because I didn't know मुझे मिलेगा कि नहीं, there was uncertainty.
तो चलो 18-19 में टैक्स नहीं किया तो अब मिला तो अब तो टैक्स कर दो। तो जब आप उसको 24-25 में टैक्स करते हो आप बोलते हो क्या यार ज़्यादा टैक्स आ रहा है, पहले ही कर देते तो बेटर होता। तो गवर्नमेंट बोलते हैं यार रो मत, तू रिलीफ ले ले। सो यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टैक्स ऑन एरियर्स कम्स इन 18-19। ओके, सो PY 18-19 के आपको 2 वर्किंग करने हैं। आपको क्या लेना है, उस साल का इनकम 18-19 का प्लस एरियर्स का अमाउंट लेना है। फिर आपको उस साल का इनकम लेना है विदाउट एरियर्स। फिर आपको ये टैक्स 1 आएगा, फिर ये आपको टैक्स 2 आएगा। विच टैक्स विल बी ग्रेटर? ऑब्वियसली दिस टैक्स विल बी ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है? ये टैक्स ज़्यादा है और ये टैक्स कम है, क्यों? दिस विल इंडिकेट हाउ मच इज़ द टैक्स ऑन एरियर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे नहीं समझी जा सकती, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉब्लम से ही समझना पड़ेगा। तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम तुरंत करना चाहिए। तो फिर आप बोलते हो दूसरा ईयर ले लो PY 24-25, तो PY 24-25 की इनकम ले लो, इसमें एरियर्स ऐड करो, फिर आपको टैक्स आएगा, टैक्स 3 आएगा। फिर आप इनकम ले लो प्लस उसमें एरियर्स ऐड मत करो, उस पर टैक्स निकालो, ये टैक्स 4 आएगा। विच टैक्स विल बी ग्रेटर? तो ऑब्वियसली टैक्स 3 विल बी ग्रेटर। तो ऑब्वियसली क्या होगा, टैक्स 3 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो टैक्स 3 ये ग्रेटर होने वाला है। इसका जो डिफरेंस है ये टैक्स ऑन एरियर्स है। तो पता है आप अगर पहले टैक्स कर लेते, मान के चलो ये टैक्स डिफरेंस इन दोनों का टैक्स आ रहा है 6,000 और अब टैक्स आ रहा है 13,000, तो ये इंडिकेट कर रहा है एरियर्स को आज टैक्स करने की वजह से आई पेड 13,000, पहले टैक्स कर लेती तो 6,000 पे करती। सो देन यू गेट रिलीफ and this relief is equal to 13,000 minus 6,000. let's say that comes to 7,000. तो ऐसे आपको एक सोनू वाला क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया है, तो वो आपको बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। सो यू मस्ट डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये जो सोनू वाला क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल 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 सॉल्व करना चाहिए। तो इससे मैं काफ़ी सारा पार्ट मेरा भी कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी सारा पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। मैं मेरी ओर से शेड्यूल बता देती हूँ, फिर आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। तो इससे हमारा सैलरी पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, पूरा सैलरी कंप्लीट हो जाता है। नाउ टुडे एट 7:30 आई विल जस्ट शेयर द लिंक। आई विल शेयर लिंक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस जो मेरे इसमें ही डला हुआ है। अब उसको मैं सिर्फ सफलता सीरीज़ की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस पहले ले लिया था। सो आई विल शेयर लिंक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, इसका मैंने रिवीजन करवाया है। तो इसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है दिस आई विल शेयर द लिंक एट 7:30। हाँ, तो आई विल शेयर द लिंक एट 7:30 बराबर। निष्ठा मैम प्लीज एक्सप्लेन प्लेस ऑफ एक्रोल। प्लेस ऑफ एक्रोल इज प्लेस वे सर्विस इज रेंडर्ड। प्लेस ऑफ एक्रोल इज प्लेस वे सर्विस इज रेंडर्ड। बस जहाँ पे हम सर्विस देते हैं वो प्लेस ऑफ एक्रोल है। सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर है और एक इंडियन सिटीजन को सैलरी मिल रही है, तो लेट हिम रेंडर सर्विसेज एनीवेयर, सैलरी विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया। सैलरी विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया, बराबर है। हाँ, सो टुडे आई विल शेयर दिस। नेक्स्ट 3 days PGBP के जो लेक्चर्स प्रैक्टिस बैच के हैं, अगर आप देख सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे भी रेसिडेंशियल स्टेटस देख लोगे तो अच्छा होगा। टाइम है अभी भी, हम पहले अलग सीक्वेंस करेंगे। प्रैक्टिस बैच वाले जस्ट रुके, मैं आपको बताती हूँ। यस, तो नेक्स्ट 3 years, oh God, years sorry, next 3 days आई एम गोइंग टू गिव यू PGBP रिकॉर्डेड लेक्चर। मैम ये कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर है? ये अरे निष्ठा एक्सप्लेन किया ना, 2 बार पूछ रहे, वापस पूछ रही। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये कौन से लेक्चर्स है? दीज आर द प्रैक्टिस बैच के लेक्चर्स। ये प्रैक्टिस बैच के लेक्चर्स है जो मैंने SPC चैनल पे लाइव लिया था। वही मैं 3 आवर्स के लेक्चर होंगे, मैं उसको मर्ज 2 लेक्चर्स को मर्ज करके यहाँ पे डालने वाली हूँ, बराबर है। ओके, सो 3 प्रैक्टिस बैच के लेक्चर्स है जो मैं क्या करने वाली हूँ, रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालने वाली हूँ, ठीक है क्या? यस, तो आपको PGBP मिलेगा। तो फिर मंडे में आपसे लाइव मिलूंगी, मंडे में आपको लाइव मिलूंगी एट 7:30 एंड इट विल बी फॉर HP चैप्टर्स। ओके,
अनन्या, MCQs इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर स्टडीज़, कुछ नहीं है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टडीज़. इफ़ यू स्टडी, जो बड़ा क्वेश्चन है उसको ही वर्किंग की जगह MCQ में टिक 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 करना है. तो आपको बड़े क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. सो अभी बोल रहे हैं मैम आपकी, बताना तो पड़ेगा यार, ऐसा मत करो तुम. सिमरन बोलते मैम रिप्लाई, तेरा मैसेज ऊपर चला गया. उमंग वेट, लेट मी फिनिश. मंडे लाइव आई विल मीट एंड आई विल स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आई विल स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ना 1 मिनट. अब मंडे, आज थर्सडे ना. सो फ्राइडे एंड सैटरडे आई विल नाउ मीट प्रैक्टिस बैच स्टूडेंट्स at this timings. Saturday I'll try to meet you early, let's see, but I'll meet you on Friday and Saturday from 4 to 6. And next week onwards हम morning 11:30 वाला टाइम फ्रीज कर देंगे, फिक्स कर देंगे. सो एवरी डे वी मीट अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो ये मैंने इस तरीके से कर रही हूँ सो दैट आपका थ्योरी भी रिविजन हो जाए प्लस आपके प्रॉब्लम्स भी हो जाए. प्रैक्टिस बैच वाले आप इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी. भूमि, चेक माय अमेंडमेंट लेक्चर PGBP में है. हाँ है. आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए जिनके पास मेरी बुक्स नहीं है. भूमि, मैं ये कहाँ डालूंगी, मैं तुम्हारे साथ बाद में शेयर करूँगी ऑन माई चैनल. व्हेन आई सॉल्व क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तब. ठीक है. आज तो टाइम है मैम, बता ही दो. अरे यार, अब सुनो 1 मिनट, पहले क्वेरीज करो. मैम VRS पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन करो. VRS पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, सैलरी एंड इनटू बैलेंस लीव. मतलब कैसे होता है, VRS में ना तुम पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हो. देखो क्या होता है, VRS में यू आर रिटायरिंग पहले ही, मतलब बैलेंस सर्विस लेफ्ट. सपोज नाउ बैलेंस सर्विस लेफ्ट, यू आर रिटायरिंग टुडे एट 58 ईयर्स. एक्चुअली व्हाट इज़ योर रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स. तो आप कितने जल्दी रिटायर हो रहे हो, 2 साल पहले. सो 2 साल इंटू 12 महीने, तो आपका कितना बैलेंस सर्विस लेफ्ट है, 24 महीने. सो 24 मंथ्स इंटू सैलरी पर मंथ. सो सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस. तो आपकी रिटायरमेंट एज 60 है बट आप 58 पे ही VRS ले रहे हो, तो आप 2 साल जल्दी रिटायर हो रहे हो. तो आपका बैलेंस पीरियड कितना बचा है, 2 साल, मतलब 24 मंथ्स. तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय सैलरी करते हैं. कल हो ही नहीं पाता था हमारा. नहीं, फ्राइडे और सैटरडे मैंने प्रैक्टिस बैच वालों के लिए बोला है. मंजूषा के कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, सैलरी हेड के. एक विघ्नेश वाला क्वेश्चन करना है, एरियर्स करना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं. मैम RFA की सैलरी में एरियर्स इंक्लूड नहीं होता है, नहीं होता, बिकॉज रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस, बिकॉज इट इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस. बराबर है क्या. यस. सिमरन, वो बाद में शेयर हो जाएगा तुम्हारे साथ मेरे चैनल पे. यस. अब उमंग का एक सवाल था, क्या था मैम, इफ़ वी रिसीव बेसिक सैलरी ऑफ 14 मंथ्स इन दैट केस वी शुड कंसिडर. हाँ, यू रिसीव 14 मंथ्स, आपको 2 महीने की सैलरी एडवांस में आ गई, तो आपको टैक्स करते वक्त 14 मंथ्स की सैलरी लेनी है, बिकॉज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. मंजू वाला आपने ये विघ्नेश वाला क्वेश्चन करना चाहिए. 18th क्वेश्चन पक्का करना है. 18th क्वेश्चन पक्का करना है. ये क्वेश्चन मॉड्यूल में अभी नहीं मिलेगा शायद, अभी मॉड्यूल में नहीं है. यहाँ जहाँ जहाँ मॉड्यूल लिखा हुआ है वो तो क्वेश्चंस आपको करने ही है. जहाँ जहाँ मॉड्यूल लिखा हुआ है वो तो क्वेश्चंस आपको करने ही है. 18th करो, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले क्वेश्चन करो. ये 20 क्वेश्चन करना है, 20. 18, 20, कोई तो लिस्ट नोट करो. 18, 20, बताती हूँ, रुक अक्षय. जहाँ जहाँ मॉड्यूल है वो तो करना ही है. सो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी और ये सब करना है.
मॉड्यूल के जो जो क्वेश्चंस है वो सब आपको शेयर करना ही पड़ेगा। टॉपर बोल रहा है मैम 44 ADA में हम अगर 50% प्रॉफिट शो करते तो एक्सपेंसेस नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना। रवीना तुमको क्या प्रोवाइड करा दूँ? यस, क्लास इज ओवर। क्वेश्चन 18, 20 सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस लो। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे जो है वो, फिर एक बालाजी वाला क्वेश्चन है ये 32 करना है। और सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस करने। सो मेरे टेलीग्राम की लिंक मैंने शेयर कर दी है। जीएसटी के प्रैक्टिस बैच वाले लेक्चर्स दे देती हूँ। आई विल अपलोड इट ऑन माय चैनल। एसपीसी चैनल पे आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत लेक्चर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे अपलोड कराती हूँ, ठीक है। यस, अब हो गया। अब मैम क्या है, इसकी क्या क्वेरी थी अक्षय की? अब अक्षय की क्या क्वेरी है? किधर गई क्वेरी? कराती हूँ, रुको, कैपिटल गेन्स भी कराऊंगी, डरो मत। हाँ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ इज एग्जाम्ड अप टू 12%। येस, वो तो मिलेगा ही, वो अलग है और ये अलग है, दोनों वर्किंग करना पड़ता है। पहले अप टू 12% एग्जाम्शन ले लो और फिर 7.5 लाख का वर्किंग करना पड़ता है। सो दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मनिया यू विल अंडरस्टैंड दैट मैं वो रेगुलर क्लास का दे रही हूँ ना, लेक्चर 17 to 7 एंड 17 to 7 है, वहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो हैंड रिटन नोट्स है अपलोड कराती हूँ। यस, ये जो हैंड रिटन नोट्स है मैं अपलोड कराती हूँ। सो अभी के लिए बाय बाय। अब मैं आपसे लाइव कब मिलूंगी? मैं मंडे को। और अब क्या होगा, आपको आज रेसिडेंशियल देख के रखना है, पीजीबीपी देख के रखना है, बिल्कुल देखना है, मुझे कंप्लीट चाहिए। तो पीजीबीपी आपको देख के रखना है और आपको क्या देखना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। मंडे मैं आपसे लाइव मिलूंगी 7:30, ओके। प्रैक्टिस बैच स्टूडेंट्स कल मैं आपसे 4 बजे मिलूंगी। प्रैक्टिस बैच के जो बच्चे, कल का लेक्चर ऐप पे होगा 4 बजे, ठीक है। सो आई विल मीट ऑल द प्रैक्टिस बैच स्टूडेंट्स ऑन द ऐप एट 4 o'clock, okay. So thank you, take care, bye bye, see you.